क्या हो अगर कोई इंसान किसी से प्यार का इजहार करने जाए और कहे कि मतलब ध्यान से सुनिएगा, तुम्हारा प्यार मुझे उस हरी घास की तरह लगता है जिस पर अक्सर पैर फिसल जाता अरे बाप रे। है ना? या फिर कोई कहे कि तुम मेरे लिए ना बाजरे की फसल जैसी हो। हाँ, मतलब ये सुनकर तो कोई भी थोड़ा असहज हो जाएगा या फिर इसको कोई बहुत ही भद्दा मजाक समझ लेगा। वही तो, मुझे लगता है कोई भी इसे रोमांटिक तो नहीं मानेगा। बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखिए सदियों से ना रोमांस की भाषा में गुलाब, चांद, तारे, कमल, बस इन्हीं सब का एक तरह से एक अधिकार रहा है। हाँ, वही सेफ ऑप्शंस। हाँ, एग्जैक्टली। प्यार की अभिव्यक्ति में घास या बाजरे जैसे खुरदुरे शब्दों की कोई जगह नहीं रही कभी। कोई भी प्रेमी अपनी भावनाओं को मतलब किसी आम या जंगली फसल से जोड़कर देखना ही नहीं चाहता। और यही जो विरोधाभास है ना, यही आज की हमारी इस गहन चर्चा का मेन मुद्दा है, जहां हम आज साहित्य और इंसानी भावनाओं के एक बहुत ही अनूठे संगम की खोज करने वाले हैं। ये सच में बहुत दिलचस्प होने वाला है। है ना? आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो हिंदी साहित्य की दिग्गज अज्ञेय जी की एक बेहद प्रसिद्ध कविता है, कलगी बाजरे की। हाँ, जो कि उनके संग्रह से है। हाँ, ये कविता 1997 में अशोक वाजपेयी द्वारा संपादित जो संग्रह है ना, सन्नाटे का छंद, वहां से ली गई है। बिल्कुल। और आज हमारा मिशन यही है, हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि आखिर एक कवि प्यार को व्यक्त करने के लिए उन सदियों पुराने खूबसूरत और सेफ प्रतीकों को खारिज क्यों कर रहा है, और उनकी जगह इन बेहद साधारण, जमीनी और यहाँ तक कि क्या कहें जंगली चीजों को क्यों चुनता है। देखिए इस कविता को अगर हम सिर्फ साहित्य के चश्मे से देखें ना, तो वो इसके साथ नाइंसाफी होगी। अच्छा, कैसे? क्योंकि ये असल में भाषा पर, हमारी मानसिकता पर और जो इंसानी भावनाओं की प्रामाणिकता है, उस पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। हम्म। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम जो शब्द बोलते हैं, क्या वो सच में हमारी भावनाएं हैं या सिर्फ जैसे कहते हैं ना, रटी रटाई आदतें हैं। रटी रटाई आदतें, सही बात है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे कविता के उस हिस्से में चलते हैं जहां अज्ञेय इन पुरानी आदतों पर सीधा वार करते हैं। हाँ, शुरुआत वहीं से होती है। कविता की शुरुआत में ही वो कुछ बहुत ही क्लासिक उपमानों को यानी रूपकों को पूरी तरह से सिरे से खारिज कर देते हैं। वो लिखते हैं कि अगर वो अब ललाती सांझ के नभ की अकेली तारे का, जिसका मतलब है लाल होती शाम के आसमान का अकेला तारा, ऐसा नहीं कहते हैं। या फिर एक और लाइन है ना, शरद के भोर की निहार नहाई कुमुदनी। हाँ, सदियों की सुबह ओस में नहाई हुई कुमुदनी का फूल। बिल्कुल। या फिर तट की कली चंपे की, जो कि चंपे की एकदम ताजा कली को दर्शाता है। एक मिनट रुकिए, मैं ये सोच रही थी कि अगर हम इन शब्दों पर ध्यान दें तो ये तो बहुत ही खूबसूरत उपमाएं हैं। हाँ, देखने में तो है। मतलब चाहे बॉलीवुड के गाने हों या कोई आम प्रेम पत्र, ऐसे ही शब्दों से तो सजे होते हैं ना। अगर कोई किसी को ओस में नहाई कुमुदनी कह रहा है तो इसमें बुराई क्या है? वही तो पॉइंट है। तो कवि इन्हें नकार क्यों रहा है? क्या वो ये कहना चाहता है कि उसका प्यार अब कम हो गया है या नीरस हो गया है? नहीं नहीं, अज्ञेय तुरंत इस बात को स्पष्ट कर देते हैं आगे। वो कहते हैं, नहीं कारण कि मेरा हृदय उथलाया कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है। अच्छा, तो मतलब भावना में कमी नहीं है। बिल्कुल नहीं। समस्या भावना में नहीं है, समस्या उन औजारों में है जिनसे वो भावना व्यक्त की जा रही है। कवि की अगली ही पंक्ति साहित्य और मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा सत्य उजागर करती है। वो कौन सी पंक्ति है? वो कहते हैं, बल्कि केवल यही, ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। ओ, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। ये पंक्ति सुनने में तो बहुत भारी लगती है। भारीता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इन शब्दों से अब वो दैवीय या जो जादुई असर था वो खत्म हो गया है। इसको समझने के लिए हमें मनोविज्ञान के एक सिद्धांत की तरफ देखना होगा, जिसे हम सिमेंटिक सैचुरेशन कहते हैं। सिमेंटिक सैचुरेशन, थोड़ा समझाइए इसको। हाँ, तो जब किसी शब्द या प्रतीक को बार बार अनगिनत बार दोहराया जाता है ना, तो हमारा दिमाग उसके अर्थ को प्रोसेस करना बंद कर देता है। हाँ। और वो शब्द सिर्फ एक खोखली ध्वनि बनकर रह जाता है। सोचिए, जब पहला इंसान रहा होगा जिसने अपनी प्रेमिका को चांद कहा होगा, तो वो एक बहुत ही क्रांतिकारी और गहरा एहसास रहा होगा। एग्जैक्टली। लेकिन जब
करोड़ों लोगों ने सदियों तक यही एक ही बात दोहराई, तो उस शब्द की आत्मा ही मर गई। अज्ञेय का जो ये कहना है कि देवताओं का कूच करना, वो उसी आत्मा के मर जाने का प्रतीक है। अच्छा, मतलब इसे हम एक तरह से भाषाई थकान या लिंग्विस्टिक फटीग कह सकते हैं। बिल्कुल सही शब्द है ये, लिंग्विस्टिक फटीग। जैसे ही अब हम आज के समय में कहते हैं ना कि मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा, तो सुनने वाले के अंदर कोई ऐसी ब्रह्मांडीय हलचल नहीं होती। हाँ, क्योंकि वो बहुत आम हो गया है। वही, वो बस एक रटा रटाया डायलॉग लगता है। लेकिन अज्ञेय ने इसे समझाने के लिए जो रूपक इस्तेमाल किया ना कविता में, वो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। आप बासन वाले रूपक की बात कर रहे हैं? हाँ, वो लिखते हैं, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। आइए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं, क्योंकि ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। जरूर। ये एक बहुत ही जमीनी और अचूक उदाहरण दिया है उन्होंने। बासन का अर्थ यहाँ बर्तन से है। बर्तन। और मुलम्मा का अर्थ है उस पर चढ़ी हुई पॉलिश या उसकी चमक। पुराने समय में क्या होता था कि तांबे या पीतल के बर्तनों पर चमक बनाए रखने के लिए उन्हें बार बार रगड़ा जाता था। हाँ, लेकिन अगर आप एक बर्तन को बहुत ज्यादा रगड़ेंगे तो क्या होगा? उसकी पॉलिश उतर जाएगी। वही ना, उसकी वो सुनहरी या चांदी जैसी पॉलिश हमेशा के लिए उतर जाएगी, और अंदर की जो खुरदुरी, बदरंग और असली धातु है वो दिखने लगेगी। एकदम सही पकड़ा आपने। तो क्या अज्ञेय ये कह रहे हैं कि सदियों से कवियों ने इन चांद, तारे, गुलाब जैसे शब्दों को इतना घिसा है, इतना रगड़ा है कि अब उनकी असली चमक उतर चुकी है? यही इस पंक्ति का पूरा सार है। वे चंभीले शब्द अब सिर्फ एक आदत बन चुके हैं। उनमें अब वो ताकत नहीं रही कि कोई सच्ची भावना पैदा कर सके। वे ऐसे बर्तन बन चुके हैं जिसकी पॉलिश उतर गई है और अब उसमें कोई नया और ताजा रस नहीं परोसा जा सकता। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर इन पुराने चमकीले बर्तनों को खारिज कर दिया गया है, तो भावना को परोसने के लिए नया विकल्प क्या है कवि के पास? और यहीं पर कविता का सबसे मजेदार हिस्सा आता है। हाँ, और यहाँ अज्ञेय जो विकल्प देते हैं ना, वो सच में चौंकाने वाला है। वो पुराने आसमान और नाजुक फूलों से नजर हटाकर सीधे मिट्टी की ओर देखते हैं। बिल्कुल, जमीन की तरफ। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें हरी बिछाली घास कहूंगा, या फिर लहलहाती हवा में कलगी छरहारी बजरे की। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि अज्ञेय एक पूरी तरह से नया सौंदर्य बोध, एक नया एस्थेटिक गढ़ रहे हैं यहाँ। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। देखिए, एक तरफ आपके पास आसमान का चमकता तारा था और अब उसकी जगह किसने ली है? घास ने। और कोई आम घास नहीं, बिछली घास, यानी वो घास जो बारिश के बाद जमीन पर बिछ जाती है, फिसलनी होती है, जिस पर शायद चलने वाले का पैर भी फिसल जाए। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी शंका है। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि पुराने शब्द घिस चुके हैं, थकान हो गई है भाषा में। हाँ, लेकिन घास और बाजरा, ये कितना बड़ा जोखिम है। बाजरा एक आम खुरदुरी फसल है जो खेतों में उगाई जाती है। सही बात है। जी, कविता में किसी को बाजरा कहना बहुत ज्यादा रूखा और भावनाहीन नहीं है? लगता तो है ऐसे ही। क्या कोई सच में रियलिटी में इसे सुनकर खुश हो सकता है? मुझे तो डाउट है। देखिए, यहीं तो इस कविता का सबसे बड़ा दांव छिपा है। ये जो रूखापन हमें लग रहा है ना, ये एक छलावा है। छलावा है? कैसे? दरअसल अज्ञेय ये स्थापित करना चाहते हैं कि सुंदरता सिर्फ उन चीजों में नहीं है जो नाजुक है या जो हमारी पहुंच से बहुत दूर हैं, जैसे कि तारे। सुंदरता उस जीवंतता में है, उस सहनशीलता में है जो हमारे आसपास मौजूद है। घास की खूबी क्या है सोचिए, वो रौंदी जाती है, पांव के नीचे आती है, लेकिन फिर से हरी हो जाती है। हाँ, उसकी रेजिलियंस। बिल्कुल, वो जमीन से जुड़ी है, वो जीवन का आधार है। और बाजरे की कलगी के साथ भी शायद वही लॉजिक है कवि का। एक तरफ कुमुदिनी या चंपा है जो बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं जरा सी धूप में। हाँ, उनकी आयु बहुत कम होती है। और दूसरी तरफ बाजरे की कलगी है, स्रोत सामग्री में जिसे लहलहाती हवा में कलगी छरहारी कहा गया है। ये जो पतली छरहारी कलगी है ना, ये हवा के थपेड़े सहती है, लेकिन टूटती नहीं है, वो खड़ी रहती है, पोषण देती है। ये तो आगे समझाना चाह रहे हैं, उनका ये जो चुनाव है ना, ये उस उधार ली हुई सुंदरता के खिलाफ एक विद्रोह है। उधार ली हुई सुंदरता, ये अच्छा शब्द है। जब किसी को गुलाब कहा जाता है तो ये एक बहुत ही सेफ, समाज द्वारा स्वीकृत सुंदरता का तमगा देना हुआ। इसमें कोई जोखिम ही नहीं है, किसी तरह की कोई निजी खोज नहीं है आपकी। हाँ, समझ रही हूँ। लेकिन जब आप किसी को बाजरे की कलगी कहते हैं तो इसका मतलब है कि आपने वाकई में उस इंसान की आत्मा को देखा है, उसके अस्तित्व की उस अनोखी, साधारण लेकिन बहुत ही मजबूत सच्चाई को गहराई से महसूस किया है।
ये किसी और का दिया हुआ घिसा पिटा शब्द नहीं है, ये एक खोजी हुई, एक अर्जित की गई सुंदरता है। अर्जित की गई सुंदरता, वाह! ये वाकई एक बहुत ही विचारणीय पॉइंट है और मुझे लगता है कि ये जोखिम अज्ञे ने जानबूझकर उठाया है, क्योंकि वो किसी एक खास वर्ग को चुनौती देना चाहते हैं यहाँ। हाँ, वो आगे की पंक्तियों में साफ दिखता है। बिल्कुल। कविता का जो अगला हिस्सा है वो इस पूरी चर्चा के पर्सपेक्टिव को ही बदल देता है। ये अब सिर्फ दो प्रेमियों की बात नहीं रह जाती। कविता में एक पंक्ति है, आज हम शहरातियों को। यही तो, ये जो पंक्ति है, ये इस कविता का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक धरातल तय करती है। शहरातियों से उनका क्या मतलब है यहाँ? देखिए, जब अज्ञा शहरातियों की बात करते हैं तो वे केवल भौगोलिक रूप से शहर में रहने वालों की बात नहीं कर रहे। अच्छा। वे एक ऐसी मानसिकता की ओर इशारा कर रहे हैं, एक ऐसी सोच जो प्रकृति से, असलियत से और सबसे बड़ी बात, अपनी ही कच्ची भावनाओं से पूरी तरह कट चुकी है। हाँ, और कविता में इसकी एक बहुत ही सशक्त तुलना भी की गई है इसको समझाने के लिए। एक तरफ है पालतू मालांच पर सवारी जूही के फूल। मालांच का मतलब है कोई बगीचा या घरों की बैल्कनी में रखा हुआ गमला। तो उसमें लगा हुआ जूही का फूल देखने में तो बहुत खूबसूरत हो सकता है, लेकिन कवि उसे पालतू कह रहा है, पालतू जूही। और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ है वही बिछाली घास, या फिर शरद ऋतु के विशाल सूने आकाश के नीचे हवा में झूमती हुई बजरे की अकेली कलगी। इस पालतू शब्द के पीछे ना एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजी छुपा है। आप सोचिए, इंसान के भीतर हर चीज को कंट्रोल करने की, उसे अपने हिसाब से ढालने की एक बहुत आदिम चाहत होती है। हाँ, हमें हर चीज पे कंट्रोल चाहिए। बिल्कुल। और शहरी जीवन इसी नियंत्रण का सबसे बड़ा रूप है। हम प्रकृति को भी ना गमलों में समेट लेना चाहते हैं, उसे काट छांट कर ऐसा बनाना चाहते हैं जो हमारी आंखों को तो अच्छा लगे, लेकिन उससे हमें कोई खतरा महसूस ना हो। और शायद यही चीज हमारी भावनाओं पर भी लागू होती है ना? हम चाहते हैं कि प्यार भी एक करीने से सजे हुए गमले की तरह ही हो। सही कहा। वो समाज के नियमों के हिसाब से चले, वो देखने में सुंदर लगे, लेकिन वो बेकाबू ना हो जाए कभी। एग्जैक्टली। जूही का वो फूल उसी मानव नियंत्रित कृत्रिम सौंदर्य का प्रतीक है यहाँ पर, जबकि घास और बजरा वे आजाद हैं, उन्हें किसी ने गमले में सजाया नहीं है। वे सृष्टि के विस्तार, उसके ऐश्वर्य और उसके औदार्य यानी उसकी जो असीम उदारता है, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। वे खुद अपनी मर्जी से उगते हैं और किसी के नियंत्रण में नहीं है। मुझे ये जो नियंत्रण वाली बात है ना, इसे एक रोजमर्रा का दृश्य याद आ रहा है। अगर हम इस पूरे विचार को एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करें, तो क्या ये कुछ ऐसा है जैसे किसी जानवर को देखना? कैसे? थोड़ा और विस्तार से बताइए इसको। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी बहुत ही शानदार चिड़ियाघर में जाता है, यानी जू। वहां एक शेर है। अच्छा। वो शेर बहुत ही सुंदर है, उसके बाड़े को बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है, नेचुरल दिखने के लिए। उसे देखना एक सुखद अनुभव है क्योंकि दर्शक पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन एंड ऑफ द डे वो शेर पालतू है, उसे कंट्रोल किया गया है। बिल्कुल। और इसके विपरीत स्थिति क्या होगी फिर? इसके विपरीत वही व्यक्ति किसी घने जंगल में सफारी पर गया हो, मीलों तक कोई इंसान ना हो और सिर्फ जंगली घास हो, और अचानक झाड़ियों को चीरता हुआ एक असली आजाद शेर सामने आ जाए। वाह! तो उस पल में जो खौफ, जो एक विराटता और जो असली सुंदरता का एहसास होगा ना, वो चिड़ियाघर में तो कभी नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही सटीक उपमा दी आपने। वो गमले में लगी जूही जो है, वो चिड़ियाघर का शेर ही है, सुंदर लेकिन कृत्रिम और पूरी तरह नियंत्रित। और वो हवा में झूमती बाजरे की कलगी उस घने जंगल की असली धड़कन है, जंगली, अनियंत्रित और ब्रह्मांड की सच्ची शक्ति का एहसास कराने वाली। हाँ, सही बात है। अज्ञे यही तर्क दे रहे हैं कि भावनाओं की असली भव्यता उस चीज में नहीं है जिसे हमने सजाकर छज्जे पर रख दिया है, बल्कि उस चीज में है जो प्रकृति के विशाल कैनवस पर अपनी मर्जी से झूम रही है। तो इस सब का कुल मतलब क्या है? ये पूरी स्थिति एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल खड़ा करती है। कैसा सवाल? क्या शहर की इन कंक्रीट की दीवारों और हमारी इस सजी सजाई लाइफस्टाइल ने इंसान को इतना जकड़ लिया है कि अब हमारी भावनाएं भी पालतू हो गई हैं? ये सोचने वाली बात है।
क्या अब हमें प्यार और आज़ादी का असली मतलब समझने के लिए किसी सुरक्षित पालतू फूल की नहीं, बल्कि प्रकृति के उन अनियंत्रित और सच्चे रूपों की जरूरत है, जैसे घास और बाजरा? हाँ, अगर हमें इसी कृत्रिमता और दिखावे के जाल से बाहर निकलना चाहते हैं, वे हमें याद दिलाते हैं कि अगर प्रेम को उसकी पूर्णता में महसूस करना है तो उसे उस जंगली अनियंत्रित विस्तार में ही देखना होगा। और जानते हैं, जब इंसान ऐसा करता है तो वो एक बहुत ही अलग मानसिक अवस्था में पहुंच जाता है। कविता का जो अगला हिस्सा है वो सिर्फ भौतिक प्रतीकों तक सीमित नहीं रहता, वो इसके आगे बढ़कर एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक और भावनात्मक चरम पर, एक क्लाइमैक्स पर पहुंचता है। हाँ, जहाँ अज्ञा बताते हैं कि इन सच्चे प्रतीकों को देखने का परिणाम क्या होता है उनके भीतर। वो कहते हैं कि जब जब वे उस बजरे की कलगी को देखते हैं, ये खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है। हाँ, जिसका मतलब शायद ये है कि ये जो इतना बड़ा खुला वीरान संसार है वो एकदम सघन होकर, बहुत ही डेंस होकर उनके बहुत करीब आ जाता है। देखिए, ये मनोविज्ञान और अध्यात्म का एक बहुत ही जाना माना अनुभव है, जिसे हम अंग्रेजी में ईगो डेथ कहते हैं, या हिंदी में अहंकार का विसर्जन। ईगो डेथ। जब हम किसी ऐसी चीज के सामने खड़े होते हैं जो हमसे बहुत विशाल और सच्ची है, जैसे कि वो सूने गगन के नीचे अकेली झूमती कलगी, तो हम ब्रह्मांड की उस विराटता से सीधे जुड़ जाते हैं। और जब इंसान उस विराटता को, उस वास्टनेस को महसूस करता है तो उसका वो जो शहरी, नियंत्रित और अहंकारी मैं है ना, वो बहुत छोटा पड़ जाता है। सही कहा आपने। इस पूरी प्रक्रिया में प्रतीक केवल एक पुल का काम करते हैं। वे सिर्फ इशारे होते हैं जो उस विराटता की ओर हमें ले जाते हैं। और जब वो विशालता करीब आती है तो कवि अगली पंक्ति में क्या कहता है? और मैं एकांत होता हूं समर्पित। पूर्ण समर्पण। हाँ, यहाँ कोई शोर नहीं है, कोई बड़े बड़े वादे या खोखले दावे नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। यहाँ सिर्फ एक मौन एकांत है और एक बेहद गहरा समर्पण है। और यही वो बिंदु है जहां आज्ञा अपनी पूरी बहस को समेटते हैं। आप ध्यान दीजिए, पुराने और घिसे हुए प्रतीकों में एक तरह का प्रदर्शन था। प्रदर्शन, जैसे शो ऑफ। हाँ, जब कोई कहता है कि तुम चाँद जैसी हो, तो उसमें कहीं ना कहीं ये अहंकार छुपा होता है कि देखो मैं कितनी अच्छी कविता कर सकता हूँ। ओह अच्छा, मतलब फोकस बोलने वाले पर ज्यादा होता है। एग्जैक्टली। वो शब्द आखिर में बस भाषा की बाजीगरी बन जाते हैं। लेकिन बाजरे की कलगी जैसे एकदम साधारण प्रतीक के सामने कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें दिखावे के लिए कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। वहां सिर्फ एक नग्न सच्चाई है और उस सच्चाई के सामने एक मौन समर्पण। ये बहुत ही गहरी बात बोली आपने। और ये मुद्दा मुझे कविता की उन अंतिम पंक्तियों पर ले आता है जो किसी भी इंसान को बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकती है। आगे एंड में लिखते हैं, शब्द जादू है, मगर क्या ये समर्पण कुछ नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई इस पूरी चर्चा का सार है। अगर शब्द जादू है तो क्या वो जादू बिना उस सच्चे समर्पण के काम कर सकता है? देखिए, अज्ञे खुद एक कवि हैं, एक शब्द शिल्पी हैं। वो इस बात से इनकार तो नहीं कर सकते कि शब्दों में जादू होता है। भाषा की ताकत से ही तो ये सारा संसार चलता है, साहित्य बनता है। लेकिन वो एक चेतावनी जरूर देते हैं यहाँ। अगर उस जादू के पीछे सत्य नहीं है, अगर वो केवल एक मुलम्मा चढ़ा हुआ झूठा शब्द है जिसकी पॉलिश उतर चुकी है, तो वो जादू किसी काम का नहीं है, वो असर नहीं करेगा। दो की उस खूबसूरत बाजीगरी से कहीं ज्यादा उस एहसास के प्रति हमारा निस्वार्थ समर्पण मायने रखता है। हाँ, यही कवि का मूल संदेश है। क्या वो समर्पण ही असल में असली जादू है जो भाषा और शब्दों की सीमाओं के परे जाकर काम करता है? बिल्कुल सही समझें आप। असली जादू उस एकांत में किए गए समर्पण में ही है। अगर आप घास और बाजरा जैसे शब्द कहते हैं जो सुनने में शायद शुरू में रूखे लगें, लेकिन अगर उनके पीछे वो पूर्ण समर्पण और असली सच्चाई मौजूद है, तो वे शब्द उन हजारों घिसे पिटे गुलाबों से कहीं अधिक शक्तिशाली साबित होंगे। वाह! तो आइए इस पूरी चर्चा को थोड़ा समेटने का प्रयास करते हैं। अज्ञे जी की ये जो रचना है कलगी बाजरे की, ये किसी भी दृष्टि से महज एक रोमांटिक कविता तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इंसानियत के लिए एक आईना है। ये हमें बताती है कि सुंदरता, प्रेम या किसी भी गहरी सच्चाई को व्यक्त करने के लिए हमें उन घिसे पिटे, मुलम्मा छड़े शब्दों की आवश्यकता नहीं है जिनकी आत्मा अब मर चुकी है। सही बात है। हरी बिछाली घास और बाजरे की कलगी जैसी आम, जमीनी
और खुरदुरी चीजें उन पूरे ब्रह्मांड की सच्चाई, उसकी सहनशीलता और उसकी विशालता को अपने भीतर बहुत खूबसूरती से समेटे हुए हैं। और मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि ये कविता हर व्यक्ति को अपनी खुद की भाषा और अपनी भावनाओं का आत्मनिरीक्षण करने का एक खुला निमंत्रण भी देती है। इंसान अक्सर ना अपनी भावनाएं व्यक्त करते समय वो सबसे सुरक्षित रास्ता चुनता है। वो उन मैले हो चुके उपमानों के पीछे, उन्हीं पुराने रूपकों के पीछे छुप जाता है ताकि उसे जोखिम ना उठाना पड़े। ये कविता उस आवरण को तोड़ने और अपनी असली कच्ची प्रामाणिकता को खोजने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। एकदम सही कहा। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चुनौती है जिसे आज के समय में समझना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। और इसी के साथ हम आज की इस गहन चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। समय का पता ही नहीं चला। बिल्कुल, लेकिन इस चर्चा को विराम देने से पहले मेरे पास एक विचार है जो स्रोत सामग्री के उसी शब्द जादू है वाली फिलॉसफी से निकलता है और जिसे सोचना शायद आज के दौर में बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक है। कैसा विचार? जरा आज की इस डिजिटल दुनिया के बारे में सोचिए। एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई अपनी एक तस्वीर के लिए एकदम सधे हुए, परफेक्ट और चमकीले कैप्शन ढूंढने में लगा रहता है। हाँ, सोशल मीडिया का यही हाल है ना? जहां हर भावना को एक कृत्रिम फिल्टर से गुजारकर पेश किया जाता है ताकि वो इस समाज को अच्छी लगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या उस परफेक्ट कैप्शन की तलाश में, उन प्लास्टिक के फूलों को सजाने की होड़ में, क्या इंसान अपनी भावनाओं के उस खुरदुरे लेकिन सच्चे समर्पण को खोता जा रहा है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या आज हमारी भावनाएं भी उस पालतू जूही की बेल की तरह महज एक स्मार्टफोन की स्क्रीन और गमलों में सिमट कर रह गई हैं, जो सिर्फ दिखावे के काम आती हैं? तो अगली बार जब भी कभी आपके अंदर कोई सच्ची भावना उबलती है, जब कोई बहुत गहरी बात आपके होंठों तक आती है, तो आपके सामने एक चुनाव खड़ा होता है। क्या उन शब्दों के उस घिस चुके बर्तन को चुना जाए जिसकी पॉलिश अब उतर चुकी है और जिसका तीर कमान से छूटकर सामने वाले पर सिर्फ थस से गिरने वाला है, या फिर उस अनियंत्रित जंगली और सच्ची हरी भिचाली घास को चुना जाए, जो भले ही दुनिया की नज़रों में साधारण या थोड़ी खुरदुरी लगे, लेकिन जो सीधे एक दिल की सच्चाई से निकलती है? इसी गहरे और विचारणीय सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कुछ नया सीखते रहिए।